नमस्कार दोस्तों। बायोलॉजी की इस क्लास में आप सभी का वेलकम किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 का भाग 3, जिसमें सबसे पहले हमको देखना है पराग परागण, अंकुरण एवं निषेचन। ठीक है, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फर्टिलाइजेशन। ये भाग 3 इस अध्याय का आखिरी भाग होगा, यानी कि इस भाग के साथ ही अध्याय 2 आपका समाप्त हो जाएगा। तो भाग 3 के पहले आप लोगों ने भाग 2 में देखा है कि एक ओव्यूल के अंदर कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं और कितने केंद्रक होते हैं। ठीक है, जिसमें से ओव्यूल में जो एक सेल होती है वह प्रमुख आपका मादा युग्मक मानी जाती है, क्योंकि निषेचन प्रक्रिया हमेशा उसी के साथ होता है। चलिए देखते हैं परागकण, अंकुरण एवं निषेचन क्या होता है। ठीक है, इसके पहले थोड़ा सा और भी देख लीजिए। आप लोगों ने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया है, जिसमें यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे जर्म पोर होते हैं, यानी कि जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, और इसका बाहरी आवरण किसका बना होता है? एग्जाइम का। एग्जाइम होता है, बना किसका होता है? स्पोरोपॉलिन का। ठीक है, और इसके अंदर, यानी कह सकते हैं जो आपका पॉलन ग्रेन होता है, इसके अंदर दो केंद्रक होते हैं। एक क्या होता है? जनरेटिव न्यूक्लियस, और एक क्या होता है आपका? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको ये भी बताया गया है कि परागण क्या होता है। परागण प्रक्रिया में जो आपका नर युग्मक होता है, यानी जो पॉलन ग्रेन होता है, यह वायु की सहायता से या फिर अन्य प्रकार के माध्यमों जैसे कीट, जल इत्यादि माध्यमों की सहायता से गैनोसियम के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, यानी कि परागण। तो जब परागण प्रक्रिया के पश्चात, यानी जब परागण प्रक्रिया के पश्चात जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो आपका स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका पॉलिनेशन। ठीक है, तो जब आपका पॉलिनेशन प्रक्रिया हो जाता है तो नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होती है? परागकण, अंकुरण। ठीक है, पहले क्या होगा? परागकण जो है यहाँ पे आया स्टिग्मा पर, इसका अंकुरण होगा, इसका जर्मिनेशन होगा। इसके बाद फिर क्या होगा? आपका निषेचन होगा। ठीक, तो पहले देखते हैं पराग अंकुरण होता कैसे है। तो जब आपका परागकण यहाँ पे पहुंच जाता है, स्टिग्मा पे पहुंचता है, तो जो स्टिग्मा होती है इसमें कुछ कह सकते हैं सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि अपने ही जात के पॉलन ग्रेन यानी कि परागकणों का पहचान कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो स्टिग्मा है, जब इस पर परागकण पहुंच जाते हैं तो यह अपने ही जाति के परागकणों का पहचान करती है। जब अपने जात के परागकणों का पहचान कर लेती है तो एक विशेष प्रकार के शर्करा विलयन का स्राव करती है। ठीक है, जब पहचान करेगी तभी शर्करा सॉल्यूशन स्रावित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जैसे ही आपका ये परागकणों का पहचान करती है, यह आपका शर्करा सॉल्यूशन का स्राव करती है। जिस शर्करा सॉल्यूशन यानी जिस शर्करा विलयन को ये परागकण अवशोषित करके यानी कि शोक करके अंकुरित होने लगते हैं। ठीक है, जब इसमें अंकुरण होता है तो यह बीजों के विपरीत दिशा में होता है। जैसे अगर मानते हैं ये आपका भूमि है, इसमें हमने क्या किया? एक बीज की बुआई हमने की, तो बीज क्या होता है? यह गुरुत्वाकर्षण के ठीक विपरीत दिशा में इसका अंकुरण होता है और ये वृद्धि करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो परागकण होता है यह ठीक गुरुत्वाकर्षण दिशा की ओर वृद्धि करता है, यानी कि अंकुरण गुरुत्वाकर्षण दिशा की ओर होता है। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक परागकण है, पहुंच गया है, शर्करा सॉल्यूशन को ये इसने एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, और इसमें अंकुरण प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ वृद्धि करेगा, और नीचे की तरफ वृद्धि करते हुए इसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है,
और यह जो ट्यूब बन रहा है इसी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। इसी ट्यूब को क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। अब देखिए जो पॉलन ग्रेन है इसमें कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक। एक क्या था आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा क्या आपका जेनेरेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या होता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन बचता क्या आपका है, जेनेरेटिव न्यूक्लियस। तो जो जेनेरेटिव न्यूक्लियस होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब यानी कि पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, यानी कि परागकण का अंकुरण होता है, वैसे ही जेनेरेटिव न्यूक्लियस विभाजन करता है, विभाजित होता है और एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बना लेता है, 2। ठीक है, अब एक न्यूक्लियस से इसने कितने न्यूक्लियस बना लिए, 2 न्यूक्लियस बना लिए। तो अब यह पॉलन ट्यूब बढ़ता हुआ आगे को बढ़ेगा, यानी कि वृद्धि करता हुआ आगे को चला रहा है। और ये देखिए नीचे वाला भाग क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये है माइक्रोपाइल। और ये ऊपर वाला भाग क्या है, चलेगा। और ये क्या है इधर का आपका, इंटीग्मेंट। ठीक है, तो यह जो आपका पॉलन ट्यूब है यह वृद्धि करते हुए आएगा कहाँ पे, आपका माइक्रोपाइल से प्रवेश कर जाएगा कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये अंदर वाला भाग क्या आपका, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो जो आपका परागकण है यह अंकुरित होता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, और पॉलन ट्यूब वृद्धि करते हुए या तो माइक्रोपाइल से या चर्जा से या फिर इंटीग्मेंट से प्रवेश करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब प्रवेश होता है तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से नाम दिए जाते हैं उसको देख लीजिए। जब पॉलन ट्यूब, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, जब पॉलन ट्यूब कहाँ से प्रवेश करेगा, माइक्रोपाइल से। जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से प्रवेश करेगा, माइक्रोपाइल से प्रवेश करेगा, तो इस प्रकार के पॉलन ट्यूब के एंट्रेंस को यानी कि प्रवेश को हम क्या बोलते हैं, पोरोगैमी, पोरोगैमी। ठीक है, यानी कि जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से होते हुए कहाँ प्रवेश करेगा, एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। ठीक, इसके बाद दूसरा देखिए, जब पॉलन ट्यूब किससे प्रवेश करेगा, चलजा से। जब पॉलन ट्यूब चलजा से प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, चलजोगमी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं चलजोगमी। लेकिन जब आपका पॉलन ट्यूब किससे प्रवेश करे, इंटीग्मेंट से। जब पॉलन ट्यूब इंटीग्मेंट से प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मीजोगैमी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पराग नलिका का एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश 3 प्रकार से होता है। पहला आपका जब माइक्रोपाइल से प्रवेश करेगा तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। जब पॉलन ट्यूब चलजा से होकर प्रवेश करेगा तो ऐसे हम बोलते हैं क्या, चलजोगैमी। और जब पॉलन ट्यूब इंटीग्मेंट से होकर प्रवेश करेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए पॉलन ट्यूब का एंट्रेंस हो गया है, पेनिट्रेशन हो गया है। तो अब क्या होगा कि पॉलन ट्यूब में जो 2 केंद्रक होता है, सॉरी जो आपका परागकण में 2 केंद्रक होता है, वह पॉलन ट्यूब की सहायता से होते हुए यानी कि पहले यहाँ पे फिर आपका आगे बढ़ेगा और कहाँ पहुंचेगा, एम्ब्रियो सैक में। यानी कह सकते हैं कि एक के बाद एक परागकण में उपस्थित दोनों केंद्रक एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके पहले किसके साथ निषेचन करते हैं, ये क्या है, एक सेल, ये है एक सेल। ठीक है,
जो पहला केंद्रक पहुंचता है एम्ब्रोसाइक में, वह सबसे पहले निषेचन किससे करता है? एक सेल यानी कि अंड कोशिका के साथ। और अंड कोशिका यानी कि एक सेल के साथ इस न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामान्य निषेचन, जनरल फर्टिलाइजेशन। जनरल फर्टिलाइजेशन, ठीक। या फिर इसी को हम बोलते हैं सीनगेमी। ठीक है, फिर से देखिए सीनगेमी क्या होता है, जनरल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि पॉलिन ट्यूब की सहायता से जो सबसे पहला केंद्रक एम्ब्रोसाइक में उपस्थित एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, तो इस प्रक्रिया को हम जनरल फर्टिलाइजेशन यानी सामान्य निषेचन या फिर सीनगेमी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक तो केंद्रक आपका फर्टिलाइजेशन कर चुका है, दूसरा केंद्रक क्या बचा हुआ है? एक केंद्रक और बचा हुआ है, तो वो भी केंद्रक क्या करेगा? पॉलिन ट्यूब की सहायता से ट्रेवल करते हुए पहुंचेगा कहाँ पे? आपका एम्ब्रोसाइक में। ठीक, जब एम्ब्रोसाइक में पहुंचता है तो अब यह किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, ये दूसरा केंद्रक आपका बचा होता है, पॉलिन ट्यूब की सहायता से आता है एम्ब्रोसाइक में और सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीय केंद्रक के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। द्वितीय केंद्रक के साथ फर्टिलाइजेशन करने की यह प्रक्रिया दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब देखिए ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा गया ये? क्योंकि आप जानते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस में पहले से कितने केंद्रक उपस्थित थे? 2 केंद्रक। ठीक है, 2 केंद्रक थे। अब एक केंद्रक पॉलिन ट्यूब में से और आ गया, तो एक केंद्रक पॉलिन ट्यूब में से जो आया वो, और पहले 2 केंद्रक थे, यानी कुल कितने केंद्रक हो गए यहाँ पे? 3। तो 3 केंद्रक मिल करके क्या बनाते हैं? 3 केंद्रक मिलते हैं और मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रिपल फ्यूजन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो यह था आपका परागकण, अंकुरण एवं निषेचन। इसको एक बार फिर समझ लीजिए क्या होता है परागकण, अंकुरण एवं निषेचन। ये थोड़ा सा बड़ा फिगर बना करके आप स्पष्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए परागकण आया, जिसका पहचान स्टिग्मा के द्वारा किया गया और पहचान करने के बाद शर्करा सॉल्यूशन, शर्करा विलयन को स्रावित किया गया। तो शर्करा विलयन को यह परागकण अवशोषित करके अंकुरित होता है, और अंकुरित होता है तो बीजों के विपरीत दिशा में, यानी कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण दिशा में वृद्धि करता है अंकुरित होते हुए, और या तो माइक्रोपाइल से, या तो चैलेजा से, या फिर इंटेगुमेंट से होते हुए कहाँ पहुंचता है? एम्ब्रोसाइक में। ठीक है, जब चैलेजा से प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चैलेजोगैमी। जब माइक्रोपाइल से प्रवेश करता है जिसे बोलते हैं पोरोगैमी, और जब इंटेगुमेंट से प्रवेश करता है तो क्या बोलते हैं उसको हम? मेसोगैमी। ठीक है, अब देखिए जब ये यहाँ पे प्रवेश कर जाता है एम्ब्रोसाइक में, तो परागण में उपस्थित जो 2 केंद्रक होते हैं वह इस पॉलन ट्यूब की सहायता से ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? एम्ब्रोसाइक में। और जो सबसे पहले केंद्रक एम्ब्रोसाइक में पहुंचता है वह इस एक सेल, यह क्या है आपका? एक सेल, वह एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, और एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीनगेमी, सीनगेमी। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको बताया गया है कि जब आपका नर युग्मक या मादा युग्मक बनते हैं तो हमेशा अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, यानी गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो यहाँ से जो केंद्रक आएगा उसमें गुणसूत्र कितने होंगे? आधे होंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि जो प्लांट है उसमें गुणसूत्र कितने आपके हैं? 16 है। ठीक है, तो यह जो केंद्रक आ रहे हैं इसमें गुणसूत्र कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एक सेल बना हुआ है
इसमें भी गोल सूत्र कितने होंगे? 8 ही होंगे। तो 8 यहाँ से आ रहा है, 8 इसमें पहले से है एक सेल में, तो दोनों मिलकर कितना बना लेंगे? ये सिनगैमी होगा तो कितने गोल सूत्र बन जाएंगे? फिर 16 हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या करेगी? आपका सिनगैमी यानी सामान्य सेल कहलाया। लेकिन एक केंद्रक और बचा हुआ है, वो भी क्या करता है? ट्रेवल करते हुए आता है और एम्ब्रियो शेप में एंटर कर जाता है। जब एंटर करता है तो अब वह क्या करेगा? यह जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। यह सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ निषेचन करता है, और निषेचन करता है तो अब देखिए यहाँ पे कितने केंद्रक थे? 2 केंद्रक पहले से थे, यानी गोल कितने हैं? 8 8 16 है। यहाँ पे कितने हैं? 16 है, और 8 और आ रहा है यहाँ से। अब कितने हो जाएंगे? 24। यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस के बाद जो भ्रूण बनेगा उसमें गोल कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक है, अब देखिए यह जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। ठीक है, या फिर इसे को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज एक वैज्ञानिक थे, नवासीन। याद रखिएगा नाम, किसने खोज किया था? नवासीन। स्पेलिंग बुक से मैच करा लीजिएगा। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवासीन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है, तो यह है आपका परागकण अंकुरण एवं निषेचन। ठीक, चलिए ये हो गया आपका परागकण अंकुरण एवं निषेचन। आगे देखते हैं। एक बात और देख लीजिए यहाँ पे, जो आपका जब आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन होता है तो जो 24 गुणसूत्र वाली संरचना बनती है वह आगे चलकर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। ठीक है, जैसे तो नारियल होता है, नारियल का जो पानी भरा होता है उसके अंदर वह क्या है? उसका एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो यही 24 गुणसूत्र क्या बनाता है? आपका एंडोस्पर्म बनाएगा। चलिए ये हुआ आपका समेशन ऑफ pollen grain एंड फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं हम। जब निषेचन प्रक्रिया हो जाती है तो उस पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? ठीक है, तो आगे आपका नेक्स्ट हेडिंग। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, यानी जब निषेचन प्रक्रिया हो जाती है तो उस पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? चलिए देख लेते हैं। एक पुष्प का सामान्य संरचना पहले। देखिए पुष्प में यह भाग क्या होता है? कैलिक्स। यह है थैलमस। यह है कोरोला। यह है स्टामिन। यह है स्टिग्मा। यह है स्टाइल। ये है ओवरी, और इसके अंदर है ओवरी। देखिए जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो कुछ चीजें बदल जाती हैं।
ठीक है। जैसे क्या क्या बदल जाती है? पुष्प का जो कैलिक्स होता है, पुष्प का जो कैलिक्स होता है वह कुछ पौधों में, या फिर कह सकते हैं कुछ पौधों के पुष्पों में कैलिक्स जो होता है वह निषेचन के बाद नष्ट हो जाता है, यानी कि सूख करके गिर जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ पौधों के पुष्पों में या फिर फलों के कैलिक्स आपके लगे भी रहते हैं, जैसे बैगन, मिर्च। ठीक है। जैसे बैगन में देखें तो जो आपका बैगन होता है उसका एक भाग होता है, ठीक है, ये भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग होता है यही क्या होता है, उसका कैलिक्स होता है। तो देखिए इसमें फल के साथ लगा हुआ भी, मिर्च में भी क्या होता है, लगा रहता है। ठीक है। मटर जो होता है उसमें भी लगा रहता है। तो कह सकते हैं कि कुछ पुष्पों में निषेचन के पश्चात कैलिक्स अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ पुष्पों में निषेचन के बाद भी फल के साथ जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। ये हो गया कैलिक्स के बारे में। इसके बाद आते हैं हम थैलमस, सॉरी कोरोला में देख लेते हैं पहले। निषेचन के पश्चात सभी पुष्पों में जो कोरोला होता है वह सूख करके नीचे गिर जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। ठीक है। स्टामेन, निषेचन के पश्चात ये भी नष्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। स्टिग्मा भी नीचे गिर जाता है, बेकार हो जाता है। स्टाइल भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं ओवरी के लिए। तो जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो ओवरी बदल जाती है फल में, फ्रूट। ये क्या बनाता है, फल। तो अब पूछा जाए कि फल किस, तो ओवरी के मेच्योर्ड रूप को, यानी परिपक्व रूप को हम क्या बोलते हैं, फल कहते हैं। ठीक है। और जब फल का निर्माण ओवरी से होगा तभी वह ट्रू फ्रूट कहलाएगा, यानी कि सत्य फल कहलाएगा। जब आपका कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण ओवरी से नहीं होता है, थैलेमस से हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे फल को फल न कह करके हम क्या बोलते हैं, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल सेब, नाशपाती इत्यादि। ठीक है। आगे हम देखते हैं थैलमस। थैलमस क्या होता है, इसका बाद, इसका निषेचन प्रक्रिया के बाद। तो जो थैलमस, वह निषेचन प्रक्रिया के पश्चात फल भित्ति बनाता है, फल आवड़ बनाता है, यानी कि छिलका बनाता है। ठीक है। अब आते हैं हम ओव्यूल के लिए। तो निषेचन प्रक्रिया के पश्चात जो ओव्यूल होता है यह भ्रूण का निर्माण करता है, यानी कह सकते हैं सीड का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका निषेचन प्रक्रिया के में होने वाले परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे इस चैप्टर में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक प्रक्रिया है पार्थेनोकार्पी, इसको बोलते हैं हिंदी में अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। ठीक है। अब देखिए पार्थेनोकार्पी क्या होता है, अनिषेक फलन क्या होता है, कि जब आपका पार्थेनोकार्पी, यानी कि जब निषेचन प्रक्रिया के बिना ही, जब निषेचन प्रक्रिया के बिना ही फल बन जाए, जब निषेचन प्रक्रिया के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है तो ऐसे हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन। ठीक है। यानी जब निषेचन प्रक्रिया न हो, उसके बिना ही फल बन जाता है, तो अनिषेक फलन प्रक्रिया कहलाती है। जैसे अंगूर, फॉर एग्जाम्पल अंगूर, केला, अनानास, इत्यादि। ठीक है। ये आपका है पार्थेनोकार्पी। एक इससे से मिलता जुलता एक और होता है, आपको पढ़ाया गया, बताया गया है, पार्थेनोजेनेसिस।
पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है कि जब निषेचन प्रक्रिया के बिना ही नए भ्रूण यानी कि नए संतान की निर्माण हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। चलिए, इसी टॉपिक के साथ यानी पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस के साथ ही इस चैप्टर का भाग 3 समाप्त होता है और यह चैप्टर अध्याय 2 भी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन है वो भी समाप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेसन 2 और लेसन फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लेसन नंबर 3 में आगे मिलते हैं। तब तक के लिए